नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आप संसद में ये जबरदस्त बहस देख रहे हैं। देश की संसद के अंदर आज वक्फ बोर्ड के अंदर इस एक्ट के अंदर संशोधन को लेकर बिल पेश किया गया। यह मसला हिंदू मुसलमान का नहीं था, लेकिन देश की संसद के अंदर आज जमकर हिंदू मुसलमान किया गया। फिर से शाहीन बाग जैसी स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी हो गई। एक तरफ सरकार है जो वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ विपक्ष है जो सदन से खुल्लम खुल्ला देश के मुसलमानों को भड़काने में जुटी है। मैं आपको बताऊंगी कि किसके तुष्टीकरण की कोशिश हो रही है और वो जो 8 लाख एकड़ जमीन का मालिक वक्फ है उसका तुष्टीकरण हो रहा है, या देश की संसद में बैठकर देश की 140 करोड़ आबादी को यह विपक्ष भ्रम में डालने की कोशिश कर रहा है। सच क्या है, झूठ क्या है, फैक्ट क्या है, मिसकोट क्या है? वक्फ बोर्ड की मनमानी से लेकर हिंदू मुसलमान की कहानी तक कैसे महज एक बोर्ड को पारदर्शी बनाने का मसला बड़ी चालाकी से एंटी मुस्लिम नरेट किया जा रहा है, वो सब कुछ आपके सामने रखूंगी। दरअसल मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड में फैले हुए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया। जब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने यह बिल पेश किया तो लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया। वक्फ बिल पर आज विपक्ष ने सरकार पर एंटी मुस्लिम, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन होने का आज खुला आरोप लगाया। इस देश में मुसलमानों के अधिकार छीने जाने का आरोप लगाया। ऐसी बड़ी बड़ी बातें आज संसद के अंदर उछाली गई। विपक्ष की ओर से बहस की शुरुआत की कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने। उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते थे। उन्होंने सबसे पहले इस मसले को हिंदू मुसलमान रंग देने का काम किया। उन्होंने इसे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तो बताया ही, लेकिन साथ ही साथ पूछ लिया कि अयोध्या मंदिर ट्रस्ट में किसी गैर हिंदू को क्या रखा जा सकता है। यह देश जानता है कि अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है। इस मंदिर को बनाने की लड़ाई से लेकर इसकी जमीन के अधिग्रहण तक की प्रक्रिया क्रिस्टल क्लियर है। एक एक डीड, एक एक बॉन्ड, सब कुछ कागज पर अंकित है। और इस मंदिर के ट्रस्ट की तुलना किससे की गई? उस वक्फ बोर्ड से की गई जिसे लेकर इस देश के किसी भी कोर्ट में कोई भी मसला कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, ना ही सुप्रीम कोर्ट में। क्या आप ये जानते हैं कि वक्फ एक्ट में 11 साल पहले एक संशोधन किया गया था? जी हाँ, 11 साल पहले, जिसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि वक्फ बोर्ड के फैसले को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन मोदी सरकार अब इसमें बदलाव करने जा रही है और अगर यह बिल संसद में पास हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में वक्फ बोर्ड के फैसले को सिविल कोर्ट में ही नहीं बल्कि सीधे सीधे हाई कोर्ट में 90 दिन के अंदर अंदर चैलेंज किया जा सकेगा, अगर विपक्ष का भी इस पर साथ रहा तो। ये कानूनी पहलू है, लेकिन इसे समाजवादी पार्टी ने कैसे धार्मिक रंग दे दिया उसे समझने की जरूरत है। कांग्रेस से एक कदम आगे निकलते हुए आज देश की संसद में खुल्लम खुल्ला बेधड़क देश की मुस्लिम आबादी को भी भड़काया गया और यह काम किया समाजवादी पार्टी के सांसद ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। सर, हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार, उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब, हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है?
हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। मंदिर का प्रबंधन मंदिर से जुड़ा हुआ ट्रस्ट करता है, गुरुद्वारे का प्रबंधन गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ ट्रस्ट करता है, लेकिन यहाँ वक्फ बोर्ड केवल मस्जिद का या किसी दरगाह का प्रबंधन नहीं कर रही है, वो 8 लाख एकड़ से ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी के प्रबंधन की बात कर रही है, जिसमें कोई खेती की जमीन भी है, जिसके अंदर एक तमिलनाडु का मंदिर भी आ गया है। और इसकी बात कर रही है कि वो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का हक छीनने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर मसला केवल धर्म का नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भ्रम फैलाने की कोशिश की तो सरकार की ओर से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू सामने आए। उन्होंने बताया कि ये बिल संविधान विरोधी नहीं है, ना धार्मिक आजादी के खिलाफ है। जिन्हें हक नहीं मिला उन्हें हक देने के लिए बिल लाया गया है। मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। और सर, संविधान के कंकरेंस लिस्ट एंट्री नंबर 10 और 28 में आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये कंकरेंस लिस्ट में है। इसलिए ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है। आज देश की संसद में खड़े होकर विरोधी दल के सांसद ये कह रहे हैं कि सरकार के पास अख्तियार नहीं है कि वो इस बिल के अंदर, इस एक्ट के अंदर संशोधन कर सके, जबकि मोदी सरकार पहली सरकार नहीं है जो इस एक्ट में संशोधन कर रही है। पहले भी 2 बार संशोधन किए जा चुके हैं और ये कब कब हुए हैं वो आपके सामने डेटा रख दें। आजादी से 7 साल बाद ही वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया गया था, जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद अगले 41 सालों तक कई सरकारें बदली, कई कानून भी बदले, लेकिन इस एक्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया। लेकिन बाबरी के विध्वंस के बाद कांग्रेस को लगा कि मुसलमान उनसे दूर हो जाएंगे, इसलिए उस वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इसमें पहला संशोधन किया। उस वक्त ट्रिब्यूनल को वक्फ विवाद के निपटारे का अधिकार दिया गया। वक्फ ट्रिब्यूनल का ही फैसला फाइनल फैसला होगा, यह अख्तियार दिया गया और किसी भी सिविल कोर्ट में इस ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये ऑटोनॉमी भी इस बोर्ड को दे दी गई, जिसे साल 2013 में मनमोहन सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए बढ़ा। वक्फ के किराएदार का विवाद भी जो पहले कोर्ट्स में निपटाया जा सकता था, वो अधिकार भी वक्फ ट्रिब्यूनल के क्षेत्र में ही दे दिया गया। इसलिए अब मोदी सरकार इसमें संशोधन करने जा रही है, जिससे कोर्ट में विवादित प्रॉपर्टीज को चैलेंज किया जा सकेगा। लेकिन अखिलेश यादव को इस कानूनी पहलू में भी धार्मिक एंगल दिखाई देता है। ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है?
वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है। और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव इसे बीजेपी की सोची समझी राजनीति बता रहे हैं और कह रहे हैं कि डीएम को ताकत दे देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। मतलब ये है कि डीएम के पास अगर पूरे जिले की जिसके पास जिम्मेदारी होती है, अगर उसे ताकत दे दी जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, कलेक्टर राज आ जाएगा। जब देश में चुनाव होता है तो डीएम ही रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनकी भूमिका पर ही सवाल उठा रहे हैं। दरअसल वक्फ एक्ट में प्रॉपर्टी के सर्वे के लिए अभी तक जो प्रावधान है, उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड जो सर्वे कमिश्नर नियुक्त करता है, उसे ही प्रॉपर्टी के सर्वे करने का अधिकार रहता है। लेकिन मोदी सरकार इसमें संशोधन करना चाहती है, और अगर ये संशोधन बिल पास हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर ही सर्वे कमिश्नर होंगे, क्योंकि सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर भी बहुत सारी पेचीदगियां हैं। मतलब ये कि वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है, किसने क्या अतिक्रमण किया, किसने वक्फ की संपत्ति को हड़पने की कोशिश की, नए कानून से इस सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि सरकार इसके जरिए कलेक्टर राज लाना चाहती है। हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है, और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। जो लोग वक्फ संशोधन बिल को मुसलमान विरोधी बता रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू आज खुलकर सामने आई। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यह साफ कर दिया कि यह बिल मस्जिदों पर लागू करने के लिए है ही नहीं, बल्कि एक निरंकुश संस्था को कानून के दायरे में बांधने के लिए लाया जा रहा है। इसे समझने के लिए एक बार फिर से आपको मुझे नियम बताने होंगे। दरअसल पिछले 10 साल में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी दोगुनी से ज्यादा बढ़ गई, और ये इजाफा 2013 में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान किए गए संशोधन के बाद बड़ी तेजी से हुआ। आप जरा आंकड़ों पर नजर डालें। साल 2013 में वक्फ बोर्ड के 4 लाख एकड़ जमीन जिस बोर्ड के पास थी, अब ये देखिए रजिस्टर्ड संपत्ति 4 लाख, लेकिन 2023 में जब इसी संपत्ति का आकलन किया गया तो ये बढ़कर 8,72,000 हो चुकी थी। यानी कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की संख्या जो 4 लाख थी, करीब 8.25 लाख अब आ चुकी है। इसके बाद से वक्फ कानून पर, इस बोर्ड पर ही सवाल उठने लगे, क्योंकि अनियमितताएं बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो
मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। ललन सिंह ने समझाने की कोशिश तो की, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को बात समझ में आ जाए तो फिर तो राजनीति खत्म हो जाए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी वक्फ एक्ट में संशोधन के खिलाफ हैं। वो सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बता रहे हैं। सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए जो बिल पेश किया उसमें यह कहा गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल, राज्य वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल में महिलाओं के साथ साथ गैर मुसलमानों को भी जगह दी जाए। अगर ये बिल पास हो जाता है तो नए कानून के मुताबिक सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर उनके चेयरमैन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, ये एक एडिशन होगा, जबकि मेंबर्स में 3 सांसद रहेंगे, 2 महिला होंगी, 2 गैर मुस्लिम रहेंगे। अब इसमें शिया, सुन्नी, आगा खानी और ओबीसी कैटेगरी, इन सबको एक समान रूप से रखा जाएगा। इनके एक एक सदस्य इस कमेटी में शामिल होंगे। अब बताइए इसमें हिंदू और मुसलमान कैसे किया गया? अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है, जिसमें इसी देश के द्वारा चुने गए 3 सांसद हों, 2 महिला रिप्रेजेंटेटिव हों। उन्होंने ज़किया जाफरी का जिक्र किया ना, तो फिर ओवैसी साहब सरकार को मुसलमानों का दुश्मन क्यों बता रही है? लेकिन ओवैसी साहब को ये मालूम है या नहीं कि जिस हैदराबाद से वो खुद सांसद हैं, वहां की वक्फ की प्रॉपर्टी की 80% जमीन पर एनक्रोचमेंट है। तेलंगाना की बात करें तो वक्फ बोर्ड की 74% प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण किया जा चुका है, और सरकार इसलिए ये कानून लाने का प्रयास कर रही है जिससे कि अवैध कब्जों को हटाया जा सके, इसे रेगुलराइज किया जा सके। और इसके लिए सरकार नए कानून के तहत जो प्रावधान कर रही है वो आपके सामने रखते हैं। देखिए, तेलंगाना तो उनका अपना राज्य है ना, हैदराबाद उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहां पर अगर वक्फ बोर्ड से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, वहां अनियमितता है, इतना इंक्रोचमेंट है, 80% तक इंक्रोचमेंट है, तो गलती किसकी है? खैर, अगर संशोधन हो जाता है तो वक्फ की प्रॉपर्टी को ऑनलाइन किया जाएगा। अब कैसे होगा ये आप समझिए। उसके मुताबिक कानून लागू होने के 6 महीने के अंदर अंदर वक्फ बोर्ड को अपनी पूरी प्रॉपर्टी को, उसके ब्यौरे को ऑनलाइन करना होगा। बाकायदा पोर्टल और डेटाबेस के तहत पूरी जानकारी देनी होगी। सालाना आमदनी कितनी है इसके बारे में बताना होगा, और वक्फ के प्रबंधकों की जानकारी भी इसमें देनी होगी। ये तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी की बात है। इसमें मुसलमानों का हक कहां मारा गया? इसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कहां से हुई? लेकिन यही इस वक्त विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है। इसे आप समझिए, वक्फ बोर्ड में जो लूट का खेल चल रहा है उस पर नकेल कसी जाएगी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो जिसकी पॉकेट भर रही है उसे तो समस्या होगी ही। जो बिल को यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का काम यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, जाति का नाम, धर्म का नाम लेकर इस बिल का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आई थिंक शेम ऑन यू ऑल पीपल। क्या इस देश में एक ही कानून चलेगा?
लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहां पर कर रहे हैं। मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड के वित्तीय योगदान पर नजर रखने के लिए ऑडिट का भी प्रावधान किया है। पहले वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का ऑडिट करने का अधिकार कैग के पास था, जी हाँ, सीएजी के पास नहीं था। लेकिन नए कानून में इस बात का प्रावधान किया जाएगा कि कैग भी अब इसका यानी सेंट्रल ऑडिट जो कमेटी है वो भी इसका ऑडिट कर सकेगी। एनुअल इनकम का 5% अनिवार्य, यानी कि जो मुतविल हैं उनकी सालाना आय पर योगदान को 7% से घटाकर अब 5% कर दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान रखा गया है। लेकिन ये तभी होगा अगर बिल पास होता है। ये बिल जो यहाँ पे लाई जा रही है और जिसको पास करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में पूरे मुल्क में जो भी सेकुलर लोग हैं उनको खदशात हैं, ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको खदशात हैं। ये बात इस हाउस को सबसे कोई भी किसी भी पार्टी का हो उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान को अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है वो अपने सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है। इस तरह की बिलें लाके इस मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं। मेहरबानी करके इससे मुसलमानों के खदशात बढ़ रहे हैं। ऐसी चीजें मत कीजिए, इस मुल्क को मुत्तहिद रखिए, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। अब देखिए मसला क्या था कि एक ऐसी संस्था जिसका कैग ऑडिट नहीं कर सकती थी, जो इस देश की तीसरी बड़ी ऐसी संस्था है जिसके नाम पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है इस देश में, कैग उसका ऑडिट कर सकती है। और उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की विरोधी सांसदों ने कि इससे तो देश की इमेज खराब हो जाएगी। अरे किसी संस्था का अगर ऑडिट हो जाएगा तो उससे देश की इमेज कैसे खराब हो जाएगी? कैसा हास्यास्पद बयान है। खैर, संशोधन के बाद वक्फ एक्ट में क्या क्या बदलेगा वो आप समझिए। पहले वक्फ एक्ट 1995 था, लेकिन अगर ये संशोधन, ये बिल पास हो जाता है तो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2024 ये नाम कर दिया जाएगा। नए कानून में सिर्फ नाम ही नहीं बदला जा रहा है बल्कि सेक्शन 40 को भी खत्म किया जा रहा है जो बोर्ड को असीमित अधिकार देता था। सेक्शन 40 का अर्थ ये हुआ कि बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है तो वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म होगी, असीमित शक्तियां खत्म होगी। इसे देश की किसी भी अदालत में ना सिर्फ चैलेंज किया जा सकेगा, जबकि अब वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम करता है तो पहले उन्हें उसको वेरीफाई करना होगा, पहले अपना क्लेम साबित करना होगा। जो अभी तक अधिकार असीमित थे वो सीमित कर दिए जाएंगे अगर ये बिल पास हो जाता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, लोकसभा में आज ये बिल पास नहीं हो पाया है। लोकसभा में आज ये बिल पास नहीं हो पाया है। हालांकि इस बिल पर जमकर चर्चा जरूर हुई। इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं ने, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, इंडिपेंडेंट पार्टीज के नेता भी आज जमकर बोले। हालांकि जो विपक्ष का रुख था वो तकरीबन एक मत दिखाई दे रहा था। फिलहाल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में अटक गया है। लोकसभा में आज ये बिल पेश नहीं हो पाया। संसदीय कमेटी के पास वक्फ संशोधन बिल जाएगा, वहां पर इसकी चर्चा की जाएगी। यही मांग सुप्रिया फूले की ओर से भी उठाई गई थी कि आपने इस बिल पर किसी की राय ली ही नहीं है, उससे पहले ही आपने बिल पेश कर दिया। उन्होंने मांग भी उठाई कि पहले संसदीय कमेटी के पास इस बिल को भेजा जाना चाहिए था, वहां पर इस पर राय मशवरा होता और फिर इस बिल को लाया जाना चाहिए था। हालांकि अब संसदीय कमेटी के पास जाने का अर्थ ये हुआ कि फिलहाल ये बिल लटक गया है। हालांकि सरकार ने बिल को जेपीसी की सिफारिश के लिए भी भेजने की मांग की। संसदीय कमेटी के पास अब वक्फ संशोधन बिल भेजा जाएगा। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम विपक्षी सांसद एक सुर में इस बिल को मुसलमान के विरोध में लाया गया बिल बता रहे हैं।
तो वक्फ बिल संविधान का उल्लंघन नहीं है, ये अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू की ओर से कहा गया। ना ये मुसलमानों के खिलाफ है, ना ये संविधान के खिलाफ है, ना देश को बांटने का काम कर रही है सरकार, ना ही ये संघीय ढांचे पर चोट है। और मैं मानता हूं इसमें विपक्ष सहमत होगा। आप दोनों का है कि एक इस पर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाएंगे? प्रस्ताव क्या आपका? जो ये रिपीलमेंट वाला तो सर नहीं, इसका जॉइंट पार्लियामेंट दूसरा सर जो 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों, सभी दलों से नेताओं से बात कर इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। ठीक है। प्रश्न की विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति बताएंगे? डिवीजन, हाँ करा लो डिवीजन, बैठो। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति बताया। जो सदस्य पक्ष वहां के हैं, जो सदस्य के विरोध में ना के हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मैं बिल को प्रस्तावित करता हूं। नहीं चल रहा है सर। 67 ये कहता है सर कि यदि दो आइडेंटिकल बिल एक साथ हैं तो एक बिल को जो है सरकार वापस ले सकती है, ये रूल कहता है। इसमें कौन सा डिवीजन का बात है सर? आपका जो रूल है ये कह रहा है दोनों आइडेंटिकल बिल है। ये 1923 का बिल है जिसको कि हटा के ये वक्फ एक्ट 95 को लाया जा रहा है। दोनों बिल एक है, यही तो रूल कह रहा है सर। जी आप बोल रहे हैं डिमांड डिवीजन सर, दिस इज माय राइट, आई वांट अ डिवीजन सर प्लीज। आपका राइट तो है, लेकिन राइट जो है इस पे कैसे राइट बनेगा आपका? सर हम तो शुरू से बोल रहे हैं डिवीजन। शुरू से तो बोल रहे हैं। आप ही नहीं सुनो तो मैं क्या करूं सर? नहीं, मेरा तो राइट है। हम तो आप स्पीकर नहीं सुनो तो कैसा होगा सर? ना। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं डिवीजन करवाइए, डिवीजन करवाइए। नो। प्रश्न की विधेयक को पुरस्कार। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जितनी भी चर्चा सुनी उसके बाद एक बात तो तय नजर आ रही है कि ये बिल तो फिलहाल लटक गया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकार के जो अपने सहयोगी हैं, टीडीपी, एलजेपी, जेडीयू, ये सरकार के साथ इस बिल के लिए खड़े हैं? ललन सिंह का बयान तो खैर हमने सुना। दो चीज़ें हैं मीनाक्षी। पहली बात तो ये कि क्या ये सहयोगी दल इस बिल पर सरकार के साथ खड़े हैं? हाँ खड़े हैं। दूसरी चीज़ कि किस रूप में खड़े हैं? इस रूप में खड़े हैं कि इसको कमेटी के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इसको भेजा जाए और वहाँ पर बहुत विस्तार के साथ चर्चा करके फिर वो कमेटी जब सिफारिश करे उसके आधार पे जो बिल बने उसको लेकर आया जाए। वो दल ये ज़रूर चाहते हैं, ऐसा नहीं चाह रहे थे वो कि इसी सेशन में इस बिल को पास कर दिया जाए। और इसके सोर्सेज के दौरान हमने पहले इस बात को, इंडिया टीवी ने इस बात को बताया था कि ये बिल कमेटी में जाएगी और वही हो रहा है। और इसमें सिर्फ अपोजिशन का दल नहीं, अपोजिशन के दल तो विरोध कर रहे थे। सरकार के सहयोगी दलों का ये कहना था कि पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजना इसको ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि बहुत इम्पैक्ट डालने वाला बिल है। ऐसे में एक एक बारीकी पे बहुत विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और उसके तहत भेजा जा रहा है। लेकिन ऑन बोर्ड हैं सहयोगी दल। जैसे कैबिनेट की बैठक में भी आज ललन सिंह को जो आपने हाउस में सुना, इससे ज़्यादा मुखर तरीके से कैबिनेट की बैठक में उन्होंने सपोर्ट किया था कि इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट होना ही चाहिए और किसी भी तार्किक व्यक्ति के सामने वक्फ बोर्ड की जो अभी की कार्यप्रणाली है उसको अगर आप रखें तो उसको समझ में आएगा कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और इसमें उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसमें सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिस बात को अपोजिशन के दल लगातार नज़रअंदाज कर रहे हैं। जी मीनाक्षी, यानी ये जो जानकारी आ रही है कि जेडीयू हो, टीडीपी हो, एलजेपी हो, तीनों सहयोगी की राय लगभग एक ही सी है, तीनों जेपीसी की मांग कर रहे थे। जी हाँ बिल्कुल, हाउस में नहीं बोला। हाउस में तो ललन सिंह ने सिर्फ बिल के सपोर्ट की बात कही, टीडीपी ने हाउस में ही ये कह दिया कि हाँ इस बिल को कमेटी को भेजना चाहिए। एलजेपी ने भी कहा, क्योंकि एक दूसरी चिंता उनको देखिए कि बिल के प्रावधानों के अलावा उनका अपना जो वोट बैंक है उनको उसकी भी चिंता करनी है। बीजेपी को वो चिंता नहीं करनी है, लेकिन टीडीपी को आंध्र प्रदेश में उसकी चिंता करनी है, जेडीयू को बिहार में उसकी चिंता करनी है। एलजेपी अपने आप में माइनॉरिटी वोट बैंक को लेकर हमेशा से लालायित रहता है कि हाँ उस वोट बैंक में, और ये रामविलास पासवान के ज़माने से चला आ रहा है कि उसका जनाधार बढ़े। तो ऐसे में एक बात एकदम से समझ में आ रहा था कि उनका जो पॉलिटिकल कंपल्सन है
खुल के वो सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी बहुत तार्किक तरीके से इस बात को पुश कर रही थी। तो ऐसे में उनके सामने कोई चारा नहीं था सिवाय इस बात को मानने का और ये विंडो निकालने का कि इसको कमेटी में भेजने का विंडो बस दे दिया जाए। बीते 10 साल में देवेंद्र, ये पहली बार है कि किसी बिल को लेकर सरकार इस तरीके से जेपीसी की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनके सहयोगी अभी इस पर और चर्चा चाहते हैं। हमने सीए के मसले पर देखा, धारा 370 जब हटानी थी तब भी किस तरीके से सरकार ने एक्शन लिया था। तब की मोदी गवर्नमेंट, अब की मोदी गवर्नमेंट के फैसलों में ये एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक अगर नंबर्स में फ़र्क है तो होगा ही होगा, क्योंकि ये कोलिशन की गवर्नमेंट है। कोलिशन के लोग पहले भी सरकार में शामिल थे, लेकिन वो सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी का अपने दम पे बहुमत था। तो वैसी स्थिति नहीं है, राज्यसभा में आपके पास मेजॉरिटी नहीं है बीजेपी के पास। तो ऐसे में जो सत्ताधारी पक्ष के पास इम्पैक्ट है, तो ऐसे में पॉलिटिकल कंपल्सन जो कहता है उसको मानना ही होता है। और उस लिहाज से इस कैबिनेट में जैसे ये गया था उस समय ही इंडिकेशन ये मिलने शुरू हो गए थे कि इसी सेशन में इसको पास कराने की मंशा नहीं है, लेकिन इसमें सुधार ज़रूर होगा। और उसमें जो सुधार का रिक्वेस्ट है नेताओं के, या धर्मगुरुओं के आप बयान देख रही हैं, लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, उसमें मुस्लिम महिला आबादी की बात करें, उनका बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि ये चाह रहा है कि इसमें सुधार किया जाए और उसी सुधार के तहत इस कदम को उठाया जाना था। लेकिन क्योंकि ये कोalition की गवर्नमेंट है, ऐसे में आपको सहयोगी दलों की मंशा का ध्यान रखना ही था और उसका नतीजा दिख रहा है कि कमेटी को भेजा जा रहा है। अब देखना होगा कि कमेटी कितना टाइम लेती है और फिर किस सेशन में पास कराने की कोशिश सरकार द्वारा की जाती है, क्योंकि जिस सेशन में भी ये बिल आएगा माफ कीजिएगा, अपोजिशन उसी पुरजोर तरीके से विरोध करेगा। बिल्कुल देवेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। आज जब केसी वेणुगोपाल अपना बयान दे रहे थे तो उन्होंने इससे पहली बार हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की। केसी वेणुगोपाल ने जब अपना बयान दिया था तब उन्होंने सीधा सीधा वक्फ बोर्ड को अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट से जोड़ने का काम किया। और इसका जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव अटैक है इस पर जिसने किया वो ललन सिंह ही थे। हमने सुना किस तरीके से वो उन्होंने इस कंपैरिजन को ही पूरी तरह से गलत बताया। तो ललन सिंह का या जेडीयू का स्टैंड क्या है, ये इससे तो क्लियर हो रहा है कि वो सरकार की इस सोच के साथ तो हैं, लेकिन वक्त अभी और चाहते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, अगर किसी भी व्यक्ति के सामने, जैसे कि पहले मैंने आपको कहा कि वक्फ बोर्ड की जो मौजूदा कार्यप्रणाली है, जो उसकी स्थिति है, जैसे हरियाणा के एक राज्य में एक पूरे गांव को वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया, क्या ये अधिकार किसी बोर्ड के पास होना चाहिए? उस गांव में एक ऐसा मंदिर है, हिंदू मंदिर, जो कि 1500 साल पुराना है और ये किसी एक राज्य का मसला नहीं है। किसी भी राज्य के सांसद से ही आप उठा के बात करें, अगर ऑफ रिकॉर्ड वो बात करेंगे तो बताएंगे कि हाँ वक्फ बोर्ड में कितनी सारी समस्याएं हैं। और क्योंकि प्रॉपर्टी का जो स्केल है वो इतना ज़्यादा, इतना बड़ा है कि डिफेंस और रेलवे के बाद अगर तीसरे सबसे बड़ा कोई लैंड किसी बोर्ड के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। तो ऐसे में उसमें सुधार कैसे नहीं होना चाहिए और उसी सुधार के तहत सरकार इस काम को कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल कंपल्सन को ध्यान में रखते हुए। जी बहुत शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए आपका। तो ये पहला बदलाव जो मोदी सरकार के फैसलों में आप देख रहे हैं, ये 240 वाला इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। उनके सहयोगी उनके साथ हैं, लेकिन एक चर्चा के बाद अपने पॉलिटिकल वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, अपने लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए फिर इसके ऊपर कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि ये बिल लटक गया है।